ठीक है ना। इस बुक में दिया हुआ जैसे कि टेबल को समझना बहुत जरूरी है। टेबल समझना तो दो ही तरह की रिसोर्स है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स। फिर देखो नेचुरल में दो तरह का है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, अभी बता चुके हैं। और रिन्यूएबल में भी है जो कि बायोलॉजिकल है और कंटिन्यूअस है, इसमें दिया हुआ। तो कंटिन्यूअस के मतलब से वाटर है, लैंड है, वो खत्म हो गया। और बायोलॉजिकल मतलब जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कोई आदमी उसको सर्व करता है नहीं करता है, तो वो अपने आप होता है। अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बिल लाइफ है, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। इसमें दो तरह हो गया, इसमें हो गया कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। बुक में लेकर पढ़ोगे तो ये बात समझ में आएगी। और नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल, जैसे बताए थे मेटल, आयरन को गला के फिर से आयरन बना सकते हैं, लेकिन एक दो बार ही बना सकते हैं, 3 बार 4 बार फिर उसका वेट लूज कर दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। परमानेंट नहीं, 5 kg आयरन डाले तो फिर निकल गया 5, ऐसा नहीं है, तो निकलेगा 3.5 kg, इस तरह से आपके खत्म होते जाएगा। और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल, जिसका यूज एक ही बार कर सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल आप जला लिए, गैस सिलेंडर घर में खर्च कर दिए, उसमें दोबारा वो गैस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिसाइक्लेबल। अब देखते हैं, बुक को सामने रखते हैं। सोशल साइंस में बिना बुक रखे समझ में नहीं आता है, रखना सामने जरूरी है। अब इसी को डिटेल में हम बता दिया, जो भी हम बताए। बायोटिक और ए बायोटिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर बताता है कि अभी हम लोग बताए थे 200 किलोमीटर तक का एरिया ही में कनाडा में समुद्र में जो जगह है उसी का यूज कर सकता है वो कंट्री। लेकिन अगर यूएनओ का परमिशन हो तो उसके बाहर भी जाकर वो कर सकता है यूज। आप देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये सी में होता है। जैसे हम लोग लाइन पर नापते हैं माइल, और वही चीज वाटर में हो जाता है नॉटिकल माइल, सी हो जाता है नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल तक में जो भी रिसोर्स होगा वो उस कंट्री का होगा जिसके पास वो है। तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है। अब नॉटिकल वर्ड लग गया, लाइन पर अगर ये है तो माइल बना पाएगा, वाटर में अगर है तो ये मेजर करेंगे, माइल भी लग जाएगा नॉटिकल माइल, ठीक है। याद रखना है इसको, ये वाटर में जब भी नाप होगा तो नॉटिकल माइल हो जाता है, लाइन पे माइल। तो अब यहां पर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में देखिए 3 बात है। ये देखना है कि ऑन द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम कुछ क्या आ रहा है, रिसोर्स के कारण प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारा। इसमें पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लालची लोग हैं, धनवान है, कैपिटलिस्ट है, वो नेचर का एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम कर रहे हैं। कोई पुअर आदमी है तो बहुत कम कर रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत कम कर रहा है। दूसरा है रिसोर्स कुछ हैंड्स में बहुत ज्यादा है, तो 2 तरह के लोग बन गए, पुअर और नन, और रिच हो गए। तो रिच लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। और तीसरा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध कर रहे हैं। तो आजकल देखिए ना हम लोग इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गई है, पॉल्यूशन पड़ रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है वो इस कारण से लैंड डिग्रेडेशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उल्टा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है। तो इससे जितना हम लोग डेवलप हुए, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहे हैं। ये नेचर का साथ हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसका परिणाम आप देख रहे हैं आजकल, रिजल्ट क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलप
होते जा रहा है और पीछे की ओर भागता भी जा रहा है। तो तीसरा है, तो हो गया। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ड को समझना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको समझना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी खत्म नहीं, रुके नहीं, बिना इंटरप्शन के वो चलता रहे फ्यूचर में। तो ये तभी पॉसिबल है जब नेचर का साथ मिलेगा, क्योंकि रिसोर्स जितने भी दिए हुए हैं सब किसका है? नेचर का। ह्यूमन से मॉडिफाई कर सकता है। अगर नेचर के द्वारा दिए गए चीजों में हम लोग अभी पढ़े डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसको हम लोग पोल्यूशन रूप में जानते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस जानते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो फिर ये डेवलपमेंट रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो ये नहीं रुके, ये डेवलपमेंट कभी ना रुके, और डेवलपमेंट जो है ये चलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि नेचर के साथ फ्रेंडली बिहेव किया जाए, इको फ्रेंडली बनना पड़ेगा। तो इको फ्रेंडली बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए देखिए वर्ल्ड में अर्थ समिट हो चुका है, 5 अर्थ समिट हो चुका है। बुक में फर्स्ट का नाम दिया है। तब फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था रायो डी जेनेरो। अब बुक में देखो, इसको बता रहे हैं बोर्ड पे कितना बुक लेके, वीडियो जब पढ़िए तो बुक लेके बैठिए। रायो डी जेनेरो शहर है समुद्र किनारे ब्राजील में, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। इसका मकसद क्या था कि वर्ल्ड अर्थ को कैसे बचाया जाए। पूरे वर्ल्ड के लोग वहां जमा हुए थे ब्राजील के रायो डी जेनेरो शहर में 1992 को जून में हुआ था। मकसद साफ है यहां पर, अर्थ को कैसे बचाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सब के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। तो ह्यूमन ही इसको रोक सकता है। इसलिए हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव लोग यहां आए थे। ठीक है, आप यहां पर देखिए एजेंडा 21। एजेंडा का मतलब क्या होता है? क्या पास हुआ? एजेंडा 21। देखिए एजेंडा का मतलब क्या होता है? वर्क प्रोग्राम, क्या करना है आगे, उसका जो लिस्ट तैयार करना है, वही है एजेंडा। 21 नाम दिया गया। इतने सब्जेक्ट पर चर्चा हुई। मकसद साफ है कि नेचर के साथ इको फ्रेंडली बिहेव करके नेचर को अपने फेवर में रखा जाए, ताकि ये डेवलपमेंट जो है हम देख रहे हैं वो फ्यूचर में कभी समाप्त नहीं हो। ठीक है, अब है रिसोर्स प्लानिंग। देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम इस तरह से यूज करें उसका रिजल्ट बेस्ट आवे। बेस्ट रिजल्ट कैसे आ सकता है? आपके पास 100 रुपीज है और प्लानिंग कर लिए 200 का, रिजल्ट कभी अच्छा आएगा? नहीं आ सकता है। तो आपको उसको खर्च करने से पहले सोच लेना है कि मेरे पास 100 रुपीज है, हम क्या करें ताकि रिजल्ट बेहतर हो, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। तो रिसोर्स जो है लिमिटेड है, और तो हमको उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि ये फ्यूचर में समाप्त नहीं हो। खास के आप पढ़े लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा तो उसके पहले हमको सोच लेना है कि समाप्त नहीं इसको होने देना है, और अगर ये समाप्त होगा तो उसके पहले हम कुछ इसका उपाय कर लेते हैं। ठीक है, तो उपाय क्या कर लेते हैं हम? तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या उपाय कर सकते हैं। तो कहता है पहले हम लोग पता करेंगे कि कितना है।
तो पहला चीज देखेंगे, उसको पता करिए, सर्वे का काम कीजिए। सर्वे में क्या होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लगाना। फिर मैपिंग कीजिए, कौन स्टेट में कितना है, कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना है, ये तैयार करिए। उसके बाद दूसरा है प्लानिंग को कीजिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए। रिसोर्स मिल गया, हमारे पास पता चल गया इंडिया में ये रिसोर्स इतना है, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी उसे निकालने की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड में जो है मैचिंग करना है। अब बिहार में कोल नहीं है, झारखंड से आ जाता है, ये मैचिंग हुआ। बिहार में कोल नहीं है तो क्या बिहार का डेवलपमेंट कोल की वजह से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, झारखंड से कोल बिहार ट्रांसफर किए। झारखंड में क्या नहीं है, वो दूसरे स्टेट से ट्रांसफर हो गए। मैचिंग का मतलब होता है हर स्टेट की कमी को दूर किया जाए, जहां ज्यादा है सरप्लस है वहां से भेजा जाए, जो चीज कमी है वहां दूसरे स्टेट से मंगाया जाए, ठीक है। ये मैचिंग हो गया। तो इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बुक में देखिए लिखा हुआ, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना। आप बचाते हैं कि नहीं? तो बचाना उसको हमको है, जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है उसके अगेंस्ट में अगर हम जाएंगे तो वो हमारा साथ नहीं देगा। तो कौन दे रहा है हमको बेनिफिट? नेचर। तो नेचर के साथ चलना है, इको फ्रेंडली होना, तभी हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसमें बुक में देखिए माइकल शूमाकर नाम के एक आदमी है जो गांधी जी के फिलोसफी को मानते हैं। गांधी का कहना था कि उतना ही यूज कीजिए जितना आपको जरूरत है। उन्होंने एक बुक लिखा है माइकल शूमाकर ने, देखिए 74 में बुक में दिया हुआ है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखिएगा यहां बहुत है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल माने, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कहा गया। ऐसा नहीं कि आप कोल का यूज कर लो पूरा, आने वाला जनरेशन पूछे कि व्हाट इज कोल तो म्यूजियम में देखना पड़े, वो दिन नहीं आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप उसका पहले आप या तो उसका ऑप्शन ढूंढ लीजिए समाप्त होने से पहले, और नहीं तो उसका यूज इतना कीजिए कम। कम करने का मतलब है मिसयूज नहीं करना है उसको, जितनी जरूरत हो उतना यूज करेंगे और मिसयूज को रोकेंगे ताकि उसका लास्टिंग लॉन्ग हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि 200 ईयर्स हम चला सकते हैं 20 ईयर्स में समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब है लैंड रिसोर्स। आप जानते हो कि इंडिया में, पढ़े हो जूनियर क्लास में, कि लैंड में इंडिया में 43% प्लेन है, प्लेन 43%, माउंटेन जो है 30% और प्लेट्यू जो है 27%। इसको हम पूरे लिख देते हैं, प्लेट्यू कंफ्यूजन में हो, 27% हो गया। तो इंडिया में लैंड बहुत है, हर कंट्री का रेशियो अलग अलग है। इंडिया में लैंड ज्यादा है, प्लेन ज्यादा, तो एग्रीकल्चर की व्यू से ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर हम लोग को देखना है कि क्या क्या चूज करना है। तो लैंड यूटिलाइजेशन में, तो लैंड में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो देखिए बुक में दिया हुआ है, फॉरेस्ट में कितना है, लैंड जो अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए वो है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्यों नहीं अवेलेबल है भाई? तो वो बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, किसी कारण से बेस्ट लैंड है, किसी कारण से भी बर्बाद हो सकता है। वहां पे वाटर की कमी है या डेजर्ट है या वाटर लॉगिंग है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। तीसरा है लैंड को टू नॉन एग्रीकल्चर वर्क। बिल्डिंग हमने बना लिया, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, डेली रोड बन रहे हैं, वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड होते हुए चला गया नॉन एग्रीकल्चर वर्क में, ठीक है। अब दूसरा देखना है फैलो लैंड। फैलो का मतलब क्या होता है? परती भूमि जिसमें फसल नहीं लगती, खेत खाली है। तो हम देखेंगे कि फैलो लैंड में भी कई तरह के हैं। कितने दिन से वो पड़ती है?
कितने दिन से उसमें एग्रीकल्चर वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। वह कहता है करेंट फाइलो, करेंट मतलब ताजा, 1 या 1 साल से कम से। दूसरा जो है जो 1 साल से ज्यादा से और 5 साल से तक, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशन किया। नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। आप यहां देखिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यहां पर देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं ग्रॉस माने होता है टोटल। यहां पर अब लिखना पड़ेगा इसको, ऐसा करते हैं, यहीं पर कर देते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस में होता है टोटल, टोटल कितना फसल लगा लेते हैं खेत में हम इंडिया में। तो कहता है एरिया सोन मोर देन वंस, वैसा एग्रीकल्चर लैंड जिसमें 1 से ज्यादा फसल होती है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, को किसमें जोड़ देना है, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया उसको कहते हैं जिसमें 1 फसल भी हो रही है, वो नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया में जोड़ देना है मल्टीपल क्रॉप एरिया को, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया, दोनों हो जाएगा। तो नेट सोन एरिया का मतलब होता है जिसमें 1 भी फसल लग रही है, ठीक है। और मल्टीपल क्रॉपिंग का जो लैंड है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो टोटल ये लैंड क्या कहलाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी इंडिया में टोटल कितने लैंड पर एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है, ये हो गया ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। अब है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अभी हम बताएं कि इंडिया में लैंड प्लेन है 43%, माउंटेन 30%, ऑपरेटिव 27%। हर कंट्री में ये जो लैंड फीचर्स है वो डिफरेंट है, इसलिए हर कंट्री का प्लानिंग एक नहीं हो सकता। तो इंडिया का जो प्लानिंग है वो देखते हैं कि क्या चीज है, मैंने टोटल लैंड का कितना परसेंटेज क्या चीज में है, एग्रीकल्चर वर्क में कितना है, नॉन एग्रीकल्चर में कितना है। तो इसका पाई चार्ट दिया हुआ है, बेहतर है घर पे देखना है पाई चार्ट को। ये पाई चार्ट दिया हुआ है बुक में, इसमें दिया हुआ है ये 2 साल का दिया हुआ है, डिफरेंस बताने के लिए कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है डेवलपमेंट के साथ साथ। यहां ईयर लिखा हुआ है दोनों के नीचे, तो देखेंगे कि 2 साल का है ये, तो उसमें कंपेरिजन करेंगे कि इसमें कितना चेंज हुआ है। अब जरा देखते हैं परमानेंट पास्टर से, क्लास 9 में पढ़े थे, शेफर्ड्स के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से, तो वो ग्रेजिंग लैंड कहां चले गए, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण वो ग्रेजिंग लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया, तो ग्रेजिंग लैंड तो कम गया। अब यहां पर देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर कहता है एनएस, नेट सोन एरिया जो इंडिया में है वो 54% है, यानी 54% लैंड पे 54% लैंड पर नेट सोन एरिया पर एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है। इंडिया में जितना लैंड है उसका 54% है, यानी मैक्सिमम हो रहा है। अब यहां पर देखिए फॉरेस्ट इंडिया में कितना है, ये 20% के आसपास आ गया है। कारण क्या है, इसका कारण है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन कारण प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा बढ़ाने का, इस कारण से वो घट रहा है। लेकिन फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंडिया का 52 का बुक में दिया हुआ है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू 1952 पॉलिसी मिनिमम 1/3 एग्रीकल्चर टोटल लैंड का होना चाहिए फॉरेस्ट सेक्टर में, लेकिन प्रेजेंट में ये 22% के आसपास है, यानी कि रिक्वायरमेंट से कम है। अब नीचे देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन क्या चीज है, अपग्रेडेशन का रिवर्स होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्वालिटी का डाउन हो जाना। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हम जानते हैं प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ,
हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड हमने यूज किया, बोरिंग का वाटर ज्यादा, तो उससे क्या हो गया, उसमें अल्कली और सैलिनिटी की मात्रा बढ़ गई लैंड में, खास के पंजाब और हरियाणा में। तो लैंड डिग्रेडेशन का वहां हर स्टेट में डिफरेंट काउज है। पंजाब हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन का मेन काउज है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन क्या होता है, आप हाइब्रिड यूज करना चाहते हो तो हाइब्रिड यूज करोगे, उसमें ज्यादा वाटर की जरूरत है, और जिस एरिया में रेनफॉल कम होती है वहां क्या करेगा, ट्यूबवेल का वाटर डालना पड़ेगा। तो ट्यूबवेल का वाटर ज्यादा डालने से क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ेगी सॉइल में और अल्कली की मात्रा, तो सैलिनिटी अल्कलाइन हो जाएगा तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी जो आपको मिल रही है प्रेजेंट में वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसका यूज क्या हम लोग कर रहे हैं, नेचर के साथ। हर चीज का आंसर क्या रहा, नेचर के साथ जुड़ना। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया खाद है। अब है कंजर्वेशन मीजर्स। ठीक है, प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गया उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो कैसे हम सोल्व करेंगे, तो यहां पर देखना है, इंडिया में डाटा दिया हुआ है कि 1.130 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड इंडिया में डिग्रेड हो चुका है। डिग्रेड किसके कारण हुआ, ह्यूमन की वजह से। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लैंड डिग्रेड हो रहा है, यानी फ्यूचर में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगा। 28% जो है इसका जो है कैटेगरी का फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है। 56% जो है वाटर इरोडेड, नहीं वाटर ने उसको काट दिया, इरोजन कर दिया, तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, घट गई। और ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, जैसे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, रेनफॉल कमेगी, रेनफॉल कमेगी, सॉइल इरोजन बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। ओवर ग्रेजिंग क्या है, 9 क्लास में पढ़े हो पास्टर्स के बारे में, क्लास 9 हिस्ट्री में। तो किस कारण से ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड कम होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ कैटल उतने ही रखे, तो क्या होगा, इस लैंड पर 100 कैटल जाना चाहिए ग्रेज करने के लिए, वहां जा रहा 1000। इसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग जब करोगे तो क्या हाल होगा, वो क्वालिटी जो है खराब हो जाएगी ग्रास की। ठीक है, और ग्रास नहीं रहेगा तो सॉइल इरोजन होगा, और क्या होगा, एक दिन वो एयर के द्वारा पॉल्यूशन होगा, इरोजन होगा, वाटर के द्वारा होगा, और वो सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगी। अब माइनिंग एरिया हम देखिए, माइनिंग जहां हम करते हैं तो वहां पे देखिए, माइनिंग का सिंपल सी बात जानते हैं कि लैंड के नीचे करेंगे, तो लैंड पर जो भी प्लांट है उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाना पड़ेगा, और उसके बाद माइनिंग करेंगे। माइनिंग करने से क्या होता है, जितने मिनट्स निकलेंगे वो जगह खाली हो जाता है, और उसको फिर भरने में, लेवल करने में कॉस्ट आता है, जो कि गवर्नमेंट करती नहीं, छोड़ देती है उसे, तो वो अनफिट हो जाता है। और माइनिंग के द्वारा एयर में जो पार्टिकल्स है मिनरल्स के, वो आसपास के सॉइल पर गिरते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, जिस एरिया में माइनिंग होगा वो आसपास के सॉइल पर जाएगा, तो सॉइल पे जाने से क्या होगा, वो सीमेंट का काम करेगा, और उसमें फिल्ट्रेशन जो होता है वो नहीं हो पाएगा, वाटर नीचे नहीं जा पाएगी, तो नतीजा क्या होगा, उस लैंड का क्वालिटी गिर जाएगा। तो एग्रीकल्चर के व्यू से ये सही नहीं है। ठीक है, तो और ह्यूमन के व्यू से भी सही नहीं है, हेल्थ पर असर बुरा पड़ता है। अब यहां पर कहता है क्या सॉल्यूशन है इसका, तो प्रॉब्लम का उल्टा सॉल्यूशन होता है, जिस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है हम उसको उलट देंगे। डिफोरेस्टेशन हुआ, प्रॉब्लम है, हम एफोरेस्टेशन करेंगे। एफोरेस्टेशन जानते हो, फॉरेस्ट को लगाना, तो फॉरेस्ट को लगाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ग्रेजिंग का, उसके बाद ओवर ग्रेजिंग को रोकेंगे,
शेल्टर बेल्ट लगाएंगे। शेल्टर बेल्ट क्या होता है इसको समझ लेना। बुक में दिया हुआ है शेल्टर बेल्ट क्या होता है, समझिए बात को। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है दो तरह का शेल्टर बेल्ट है। लैंड डिग्रेडेशन को रोकने का उपाय है। कैसे करेंगे? आप डेजर्ट है कहीं पे तो विंड चलती है तो डेजर्ट का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि सैंड उड़ता है, अच्छे लैंड को भी कवर कर देता है, तो अच्छा लैंड भी जो है खराब हो जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं, बूसी प्लांट लगा देते हैं, झाड़ीदार पे, ताकि वो सैंड उसी में फंस कर रुक जाए और डेजर्ट का एक्सटेंशन रुक जाए, नहीं बढ़े। अब कोस्टल एरिया में चलते हैं जहां पर कि साइक्लोन एंटी साइक्लोन आते रहते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, विंड का स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे फॉरेस्टेशन कर देना चाहिए, डेंस फॉरेस्टेशन, यानी वहां पर सेटलमेंट नहीं बनाना है, उसके जगह पर कोस्टल एरिया में क्या करना है, फॉरेस्टेशन कर देना है, एफॉरेस्टेशन। इससे क्या होगा, जो विंड आएगी वो डायरेक्ट ह्यूमन को डैमेज नहीं करेगी, प्लांट को डैमेज करेगी, उसके स्पीड को प्लांट जो है वो रोक देगा, तो वहां पे लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे, नुकसान करेंगे। सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल और लैंड में क्या अंतर है, समझिए बात को। लैंड मतलब सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ जिसपे हम रहते हैं, वो लैंड है, और सॉइल का मतलब है टॉप लेयर ऑफ द लैंड, टॉप लेयर, यानी जितना सॉलिड पार्ट है वो सभी नहीं, आप अपर लेयर हटा दो तो फिर नीचे जैसे जाते जाओगे फर्टिलिटी क्या होती है, घट बहुत कम होती जाएगी। मेनली 6 इंच तक का ही जो लैंड अपर लेयर है वही सॉइल कहलाता है, उसके नीचे जाने पर फर्टिलिटी बहुत कम जाती है। अभी हम लोग पढ़े थे, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहेगा, आप प्लांट लगाओगे 100 रुपये लगाओगे आएगा 90 रुपीज, ऐसा काम कौन करेगा, तो इतनी फर्टिलिटी कम जाएगी कि आपको बेनिफिट नहीं होगा, यानी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज करना है। यहां पर देखिए सॉइल का प्रोफाइल दिया हुआ बुक में, ये प्रोफाइल है, देखिए इसका ऊपर का पार्ट है ग्रीन, यही सॉइल है, उसके नीचे जो बेड है वो देखते हैं नीचे दिया हुआ पैरेंट रॉक, एक वर्ड है इसमें, पैरेंट रॉक उसको कहते हैं। पैरेंट मतलब क्या होता है, मदर फादर, यहां पैरेंट रॉक उसको कहते हैं जिस रॉक से वो सॉइल बना है, उसको कहते हैं पैरेंट रॉक, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया में कौन कौन सॉइल है, बुक में देखिए, पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब है कि आप जो रनिंग वाटर के द्वारा लाके जमा किया जाता है। इंडिया में सब जगह यही लैंड है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, कोस्टल एरिया में यही प्लेन है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें भी दो तरह होता है, बांगड़ और खादर। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। बांगड़ जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल है। इसको थोड़ा लिख भी लेना है, बोर्ड पे भी बार बने हटाएंगे तो लिख लेना, बांगड़ मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल। तो बांगड़ जो है में पार्टिकल्स जो होता है वो बड़े होते हैं, कोर्स पार्टिकल्स मोटे होते हैं, अब खादर में फाइन पार्टिकल्स होते हैं। बांगड़ अपलैंड है, यानी कि सब जो रिवर है उससे दूर है, वो वहां पर फ्लड आता है तभी वाटर चढ़ती है। और खादर लो लैंड है, रिवर के साइड वाला जमीन जो है, यानी हर साल नया लेयर उसमें बिछता है। जनरली क्या है, खादर की फर्टिलिटी ज्यादा है और बांगड़ की कम है फर्टिलिटी, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं दूसरा है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, महाराष्ट्र का लगभग भाग टोटल, गुजरात का 60% लैंड,
एमपी का वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट। तो ये मैग्मा के किसी इरप्शन से बना है, बैसाल्ट के टूटने से, इरोजन होने से, बेजलिंग से ये बना है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए, ग्राउंड नट के लिए बेहतर होता है, बेटर है, बेस्ट है ये कॉटन के लिए, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रेगुल सॉइल, REGUL बुक में दिया हुआ है रेगुल, तो ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम है रेगुल सॉइल। ठीक है, आप यहां पर देखना है, इसका फिगर देखिए, ये अगर जो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग यही सॉइल कर सकता है, ब्लैक सॉइल। एक बार ये गीला हो गया तो 2-3 सप्ताह तक सूखने वाला है ही नहीं, कम से कम। तो देखिए इसका फिगर, अगर ये सूख गया तो फिर प्लोइंग का काम मुश्किल। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसको सूखने से पहले ही प्लोइंग कर लेना, ठीक है, तब बेहतर होगा। अब यहां पर देखिए मैप इंडिया का दिया हुआ, इंडेक्स दिया हुआ, आराम से इसको देखो और आराम से समझ सकते हैं। इंडेक्स देख के हम समझ जाएंगे किस पार्ट में कौन सा सॉइल इंडिया में है, आराम से देख सकते हैं। ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पर इंडेक्स है, इस इंडेक्स को देख करके हम इसको आराम से देखेंगे कि कौन कौन सॉइल कौन स्टेट में है। ये एग्जाम में आता है और इसको देख लेना बेहतर रहेगा। अब है रेड एंड येलो सॉइल, ये जनरली साउथ इंडिया पाया जाता है। कहता है पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, पिडमोंट जोन किसको कहते हैं, माउंटेन का जो फुटहिल जोन है वही कहलाता है पिडमोंट जोन। माउंटेन का नीचे का जो पार्ट है वो पिडमोंट जोन कहता है, इसको हिंदी में कहते हैं पर्वत पदीय क्षेत्र, वहां पाया जाता है। और ये जो है आयरन के कारण रेड है, और अगर इसमें वाटर हो गया तो इसका कलर हो जाता है येलो, बस यही बात है। ये जो है लैटराइट सॉइल, लैटर बर्ड से बना है, लैटर मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक बने ईंटा जो घर में बनने का काम आता है, तो उस तरह से है। इसका ज्यादा टेम्परेचर जिस एरिया में है और हेवी रेनफॉल के कारण इसका टॉप लेयर हट जाता है, तो इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। इसमें मैन्यूर ऊपर से डालना पड़ेगा तब हम एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं। ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। ये किसके लिए यूजफुल है, टी और कॉफी के लिए, क्योंकि टी कॉफी में स्लोपिंग लाइन की जरूरत है, ये स्लोपिंग लाइन है। और इसके अलावा यहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, केरल में ये कैसियो नट भी यहां होता है, इसमें होता है बढ़िया। अब